आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का राज्य विज्ञान फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवता का अर्थ। दो ध्रुव से आप क्या समझते हो? पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो। ये हमारी पृथ्वी है, इसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया। दो गुटों में बढ़ गया। जिस प्रकार पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसी प्रकार पूरा विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया। ऐसे देश जो समाजवाद को प्राथमिकता देते थे, वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ऐसे देश जो पूंजीवाद को प्राथमिकता देते थे, वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार है तो बर्लिन से आप क्या समझते हो? बर्लिन जर्मनी की राजधानी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और जर्मनी की तरफ से भाग से लिया था हिटलर। किसने लिया था? हिटलर। और हिटलर ने क्या करा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? हिटलर ने यूरोप में लाखों लोगों को मारा। हिटलर ने यहूदियों किसको मारा था? यहूदियों। और मारने के लिए हिटलर ने क्या बनाया? गैस चेम्बर। क्या बनाया? गैस चेम्बर। गैस चेम्बर। हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए गैस चेम्बर बनाया। अभी गैस चेम्बर क्या है? आपने क्लास 9 पढ़ी है उदरपातन अभिक्रिया? ये पढ़ी? उदरपातन अभिक्रिया ये होती है कि ठोस पदार्थ क्या बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो हिटलर ने भी क्या करा? हिटलर ने भी जर्मनी में जितनी भी यहूदी थी सबको पकड़ पकड़ कर गैस चेम्बर में डालना शुरू कर दिया। गैस चेम्बर में डालना, हाँ, गैस चेम्बर में डालने के बटन ऑन करेंगे वो सीधा गैस। समझ में आ गया? तो बर्लिन किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी बर्लिन? वो जर्मनी की। ठीक है, समझ में आ गया? किसकी राजधानी है? जर्मनी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। जर्मनी की हार हो गई और जर्मनी पर काफी प्रतिबंध लगाए गए, और यहाँ तक कि जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी था वो क्या यूएसएसआर के नजदीक था, मतलब वो सोवियत संघ के नजदीक था। तो पूर्वी जर्मनी समाजवाद के नजदीक था। किसके नजदीक था? समाजवाद। पूर्वी जर्मनी में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, और पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। समझ में आ गए? तो आज का हमारा टॉपिक है बर्लिन की दीवार। चलो पढ़ते शुरू करते। पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच ये विभाजन का प्रतीक, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच विभाजन का प्रतीक। हम जानते हैं पूर्वी जर्मनी में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी। पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी क्या है? बर्लिन। एक नंबर का क्वेश्चन, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है? बर्लिन। शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में 1961 में दीवार बनाई गई। कब बनाई गई? 1961। बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। ये 28 वर्ष में खड़ी रही तथा ये 150 किलोमीटर लंबी थी। जो बर्लिन की दीवार थी उसको 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध पूंजीवादी देश और समाजवादी देश के मध्य विचारों का युद्ध। मतलब ये दोनों देश क्या आपस में विचारों का युद्ध करे। ये वास्तविक युद्ध नहीं था, एक छद्म युद्ध था। मतलब अमेरिका की तरफ से चांद पर कौन गए सबसे पहली बार? नील आर्मस्ट्रांग गए। नील आर्मस्ट्रांग गए। क्यों गए थे? क्योंकि रूस ने क्या कर दिया? अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट
बना लिए, तो अमेरिका ने क्या बोला, ह्यूमन रॉकेट बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रॉकेट भी बनाएंगे और रॉकेट को चांद पर भी लेकर जाएंगे, समझ में आ गया। तो अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजा, कब भेजा, 1969। किसको भेजा, इंसानों को, किसको भेजा, समझ में आ गया। अपोलो 13 अपोलो था उसके रॉकेट का नाम जिसमें वो लेके गए, ठीक है। पहला कदम किस तरह का, नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर कदम रखा, किसने कदम रखा, चांद पे कदम, आगे चलते, चांद पे कदम रखा। चलो साइंस, सब थोड़ा साइंस पढ़ते हैं। चांद क्या है, चांद की रोशनी होती है ना, तो चांद की होती है रोशनी, रोशनी किसकी होती है, एक सूरज की, किसकी होती है, चांद कैसे, पृथ्वी की तरह ही एक पिंड है, पृथ्वी की तरह एक पिंड है, उसमें अपनी कोई रोशनी नहीं होती, अपनी कोई रोशनी। उस चांद पर क्या इंसान जाते, कब चल गए, 1969, ठीक है, आए समझ में। चल, तो बर्लिन की दीवार क्या थी, पूर्वी और पश्चिमी राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी थी बर्लिन। शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में 1961 में बनी, मतलब 1961 में शीत काफी जोर से चल रहा था। समाजवादी देश एवं पूंजीवादी देश, ठीक है, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, समझ में आ गया। तो इन दोनों ने आपस में बीच में क्या बना लिया, दीवार बना ली, ठीक है। लेकिन नो नवंबर वास्तविक दीवार को तोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि जो ये था पश्चिमी जर्मनी, वहां पर बहुत ज्यादा विकास हो गया, वहां पर कोई महंगाई नहीं थी, लोग अच्छा जीवन जी रहे थे। तो पूर्वी जर्मनी वालों ने देखा ये तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, और इनकी अर्थव्यवस्था कौन सी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बीच की दीवार को तोड़ दिया, समझ में आ गया, और पूरे जर्मनी को एक कर दिया। आगे चले, चलो पढ़ो। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ के बारे में पढ़ते हैं। सोवियत संघ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद, 1917 में क्या की, रूस में क्रांति आ गई, रूस में क्या आ गई, क्रांति, मतलब जनता ने राजा के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया, ठीक है। आगे समझ में, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक अस्तित्व में आया। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, जो कि 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आगे सोचे, सेकंड क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल मिलाकर कितने गणराज्य थे, 15, मतलब सोवियत संघ में अलग अलग 15 गणराज्य मिले हुए, और ये अलग अलग 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ का निर्माण कर रहे थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हो किया, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हो किया हुआ, इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया, ठीक है। तो सोवियत संघ का निर्माण क्यों किया गया था, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया, ठीक है। अब एक बार रिवीजन करते हैं। सोवियत संघ 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर अस्तित्व में आया। कब आया, 1917 की रूस की क्रांति के बाद। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, 15 गणराज्य, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। अब क्यों किया गया निर्माण, क्योंकि गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें साम्यवाद व समाजवाद दोनों के लक्षणों को मिलाया गया था, साम्यवाद तो समाजवाद दोनों के लक्षणों को मिलाया गया था। आगे सोच में चलो,
पढ़ो एक बार इसको। अभी हमने पढ़ा था यूएसएसआर का निर्माण क्यों हुआ था? 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। इसमें कुल 15 गणराज्य थे जो कि समाजवाद व साम्यवाद की विचारधारा को मानते थे। इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें सबसे बड़ा देश था रूस। सबसे बड़ा देश था रूस। ठीक है, ये रहा रूस। आगे समझ में, इतना बड़ा। आगे समझ में, ये रहा रूस और ये अपनी क्या, कोरिया महाद्वीप, कोरिया। ठीक है, देखो कोरिया कितना छोटा है। सिटी नंबर पे इसका कौन सा देश है? यूक्रेन। कौन सा है? यूक्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या है? जॉर्जिया। ये रहा जॉर्जिया, छोटा सा। ठीक है, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया। बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, इससे के जोड़ने के पास से कौन सा देश है? अर्मेनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान। आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में युद्ध होता रहता है। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये क्या है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये देश क्या कहलाते हैं? मध्य एशिया के देश। मध्य एशिया के देश कौन कौन से? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। याद हुआ? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। याद हो गया? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। याद हो गया? और तजाकिस्तान। ये कौन से देश है? मध्य एशिया के देश। इसके अलावा लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जैसे 15 गणराज्य मिलकर यूएसएसआर का निर्माण करते थे, जो कि शीत युद्ध के बाद इनका पतन हो गया। शीत युद्ध के बाद इनका पतन हो गया। अब इनका पतन क्यों हुआ? इनका पतन हुआ, इसका महत्वपूर्ण कारण है शॉक थेरेपी। महत्वपूर्ण कारण है शॉक थेरेपी, जो हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ो आप। अब हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली। अभी हमने पढ़ा कि सोवियत संघ में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? सोवियत संघ का निर्माण हुआ था गरीबों की मदद करने के लिए। अतः सोवियत संघ में समाजवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था के गुण विद्यमान थे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था गुण विद्यमान थे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था गुण विद्यमान थे। बढ़े आगे। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। सोवियत संघ में समतावादी समाज का निर्माण करना है। सोवियत संघ का उद्देश्य क्या था? समतावादी समाज का निर्माण करना। एक ऐसा समाज जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोग आगे बढ़ सके। तो सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई है। सोवियत प्रणाली कहलाई है। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली की व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। सोवियत संघ ने विकास किया। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। तो सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध किया गया तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। अब समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का अर्थ यह है कि देश के अधिक से अधिक संसाधनों पर देश के अधिक से अधिक लोगों का अधिकार होना समाजवाद कहलाता है। तो सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण का उद्देश्य रखकर इस प्रणाली का विकास किया है। कौन सा समाज? समतावादी समाज। तो समतावादी समाज के निर्माण के लिए क्या बनाएगी? केंद्रीकृत योजना बनाएगी। केंद्रीकृत योजना जो कि राज्य के नियंत्रण पर आधारित, अब ऐसा समझे, और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। आगे समझ में सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत संघ में समाजवादी समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना बनाई गई।
जो कि राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी, जो कि राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित थी, साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित थी। याद हो गया? स्वायत्त प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ ये है कि स्वायत्त प्रणाली में आगे आने वाले वर्षों में हमको किस प्रकार कार्य करना है उसकी पहले से ही योजना बनाई जाती थी। स्वायत्त प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कम्युनिस्टों का अर्थ होता है साम्यवादी, कम्युनिस्टों का अर्थ होता है साम्यवादी, जो कि गरीबों एवं वंचितों को मदद करना चाहते हैं। लेकिन स्वायत्त प्रणाली बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखती। अतः स्वायत्त प्रणाली में न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा बेरोजगारी का न होना एक महत्वपूर्ण कारण। तो स्वायत्त प्रणाली में क्या था? लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम था, लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम था, लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम था। जबकि यूरोप के देश उस दौरान सोवियत संघ से काफी ज्यादा विकास कर रहे थे। तो ये देखकर सोवियत संघ के 15 गणराज्यों ने क्या कर लिया? 15 गणराज्यों का विभाजन हो गया। लेकिन इनके संचार प्रणाली उन्नत थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। तो सोवियत संघ के उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, मतलब का फैक्ट्रियां लगी, का फैक्ट्रियां लगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य। कौन कौन से बैंक खोले जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य। तो आगे हमको बाहर से कौन सी चीजें लेनी है और यहाँ से कौन सी चीजें बाहर निर्यात करनी, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। आगे मिल्कियत यानी कि जितने भी स्वयं संघ के संसाधन, ठीक है, उस पर राज्य का क्या स्वामित्व था? जितने भी संसाधन है उस पर राज्य का स्वामित्व था। आगे समझे, स्वयं संघ में कुछ उत्पादन होगा, किसके नियंत्रण में रहेगा? राज्य के नियंत्रण। किसके नियंत्रण में रहेगा? राज्य के नियंत्रण में, ठीक है। राज्य मतलब सरकार होता है। हाँ, सरकार। राज्य का अर्थ यह होता है कि राज्य मतलब एक उस स्थान में एक भूभाग होना चाहिए, ठीक है, बाकी एक सरकार होनी चाहिए, समझ में आ गया, और वहां जनता होनी चाहिए। आगे समझो भाई, भूभाग होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, वहां पर जनता होनी चाहिए तथा जनता द्वारा के सरकार का चयन किया जाना चाहिए, वो कहलाता है राज्य। आगे समझ में, चलो इसको पढ़ो।